ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। मैंने कहा था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे चुनाव जीतने के बाद, कि अब इनकी डोनाल्ड ट्रंप की बातें हर दिन होती रहेंगी, इनके जो फैसले रहेंगे उनकी चर्चाएं होती रहेंगी। आप इत्यादि ट्रंप का मुकाबला आजकल कोई भी आप देखते हैं कि वो फैसला ले लेते हैं और समझौता होने से पहले ही वो घोषणा भी करने लग जाते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोलभाव और अराजक अराजक अप्रत्याशित की कूटनीति से महीने भर में ही 80 वर्ष पुराने विश्व क्रम को छिन्न भिन्न कर दिया है। यह विश्व क्रम अमेरिका ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र और उसकी सहायक संस्थाओं के जरिए स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नियमबद्ध व्यवस्था पर आधारित इस विश्व क्रम का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों के भूभाग हथियाने की उस साम्राज्यवादी परंपरा को रोकना था, और जिसमें आप देखिए 1816 से 1945 के बीच दूसरे देशों की भूभाग हथियाने के लिए 150 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गई थी। और आप देखिए नए विश्व क्रम में भारत और फलस्तीन के उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर 1945 से अब तक के किसी देश के भूभाग को सैन्य शक्ति से नहीं हथियाने दिया गया। इस दौर में अमेरिका ने सैनिक और आर्थिक महाशक्ति का प्रयोग दूसरे देशों में अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित करने या फिर सत्ता परिवर्तन कराने में जरूर किया है, पर किसी के भूभाग को हथियाने के लिए नहीं। जबकि 1952 में दक्षिण कोरिया और 1990 में कुवैत की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए कूदकर वैश्विक नेतृत्व की एक मिसाल कायम की। ट्रंप ने अपने उद्घाटन समारोह में ही संकेत दिया था कि वे अपने ही देश द्वारा स्थापित मौजूदा विश्वक्रम को तिलांजलि देकर दुनिया को 1945 से पहले की साम्राज्यवादी व्यवस्था में लौटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपनी परिकल्पना एक उभरते हुए देश के रूप में करना चाहेगा, और एक ऐसा देश जिसकी समृद्धि बढ़ रही है और जिसकी सीमाओं का विस्तार हो रहा है। और अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाद में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका निश्चित रूप से ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीद लेगा और मध्य अमेरिकी देश पनामा नहर वापस लेगा। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात तो वह अक्सर करते रहते हैं। और आप देखिए 2 सप्ताह पहले उन्होंने गाजा को लेकर पिछली सदी के 7वें दशक के बेरूत जैसे सैलानी सैरगाह के रूप में उनका विकास करने की बात करके दुनिया को चौंका दिया। ग्रीनलैंड, पनामा नहर, कनाडा और गाजा में पांव पसारने के ट्रंप के इरादों से विश्व के कुछ दूसरे साम्राज्यवादी तानाशाहों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाटकीयता से बदलते विश्वक्रम के इस दौर को खामोशी से देख रहे हैं, लेकिन ताइवान को चीन में मिलाने के उनके इरादे किसी से छिपे नहीं है और वही सही मौके की तलाश में है। वह दक्षिण चीन सागर में फैले विवादास्पद द्वीपों पर एक एक करके कब्जा कर चुके हैं और हिंद, चीन एवं दक्षिण एशियाई देशों को भी कर्ज और कारोबारी जाल में फंसाने में लगे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की तो जैसे लॉटरी ही लग गई है। जो लक्ष्य वह 3 साल के युद्ध में लाखों सैनिक और अरबों के हथियार गवाकर भी हासिल नहीं कर सके, वह ट्रंप के आने और उनके नीतिगत उलटफेर से अनायास ही हासिल होते दिख रहे हैं। वह सोवियत संघ के विघटन को तबाही मानते हैं और यूक्रेन को रूसी प्रभाव क्षेत्र से अलग स्वतंत्र देश मानने को तैयार नहीं है। इसलिए यूक्रेन का नाटो और ईयू सदस्य बनना उन्हें गवारा नहीं है। ना ही उन्होंने यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार गवारा है। अमेरिका और नाटो के बीच यूक्रेन को लेकर गहरी दरार पड़ चुकी है और पुतिन को लेकर नाटो के भीतर भी तकरार के आसार से इंकार नहीं किया जा सकता है। ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए बेताब हैं, पर मोहरे पुतिन के पास हैं। और देखिए नाटो की बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, कहते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, इसकी वजह एक ये भी है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये आप देख लीजिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखिए कुछ राजनयिक और विदेश नीति विशेषज्ञों को लगता है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध विराम और रूस के साथ संबंध बहाल करने का खेल पुतिन को चीन के प्रभाव क्षेत्र से निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि
प्रशांत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व का मुकाबला किया जा सके। यदि यह सही है तो यह भारत के भी हित में होगा, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप के बयानों में रूस की तरफ चीन को लेकर भी नरमी ही सुनाई दे रही है। ट्रंप की कूटनीति में मूलभाव के साथ साथ ट्रंप की निजी पसंद नापसंद की नीति भी अहम रहती है। उनके बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि वह पुतिन और सी दोनों को पसंद करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को कतई पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने 2019 में अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने वालों का सर्वर हवाले करने और बाइडेन तथा उनके बेटे पर जांच बैठाने के ट्रंप के अनुरोध ठुकरा दिए थे, और इसलिए वह यूक्रेन की सुरक्षा और अखंडता की परवाह किए बिना युद्ध विराम थोपने की जल्दी में है। यह एक तीर से दो निशान करने की नीति है। जेलेंस्की से बदला मिल जाएगा और आप देखेंगे कि पुतिन के साथ लाभकारी संबंध बहाल हो जाएंगे। युद्ध विराम और सुरक्षा समझौते होने से रूस भारत संबंधों को लेकर अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ चल रहा तनाव भी समाप्त हो जाएगा। भारत को आर्थिक नुकसान होगा और रूस से सस्ते दामों पर तेल मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी कुछ भरपाई विश्व बाजार में तेल के दामों में आने वाली गिरावट और रूस के साथ दूसरे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ोतरी से हो सकेगी। हालांकि आप देखते हैं कि रूस के साथ अमेरिका के संबंध बहाल होने के से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व की रोकथाम के लिए अमेरिका की सक्रियता बढ़ने की आशा करना खुशफहमी ही होगी, क्योंकि ट्रंप के इरादे चीन से टकराव मोल लेने की जगह व्यापार घाटे को कम करने के ज्यादा नजर आते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के उलटफेर से दुनिया में एक ऐसा विश्व क्रम बनता नजर आता है और जिसमें एक या फिर दो की जगह 3 या 4 शक्ति के केंद्र होंगे। अमेरिका, यूरोप, रूस तथा चीन। कोई देश दूसरे देशों से खरीदे विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और रक्षा सामग्री के बल पर शक्ति का केंद्र नहीं बन सकता है। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन जैसे शक्ति केंद्रों के पास अपनी अपनी रक्षा निर्माण क्षमता है। ट्रंप के उलटफेर से बन रही आप देखिए बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत को यदि एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना है और चीनी वर्चस्व का मुकाबला अपने बल पर करना है, तो उसे भी वही करना होगा जो चीन ने किया है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और अमेरिका ने देखिए ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ किया था, वो उसे बीच में छोड़ के चले गए। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि किसके यूक्रेन की हालत हो रही है। यूक्रेन कह रहा है भैया हम समझौते के लिए तैयार हैं, हमें कोई गारंटी तो दीजिए सुरक्षा की। शैक्षणिक छवि की चिंता का समय। उड़ीसा स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाली छात्रा के असामयिक मृत्यु न केवल दुखद और संवेदनशील मामला है, बल्कि यह भारत की शैक्षणिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। केंद्र सरकार ने इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की और पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया। इसके बाद करीब 1000 नेपाली छात्र KIIT वापस लौटे हैं, लेकिन यह मामला केवल न्यायिक जांच तक सीमित नहीं रह सकता है। इसके 2 पहलू हैं जिन पर भारत के नीति निर्माताओं को विचार करने की आवश्यकता है। पहला, नेपाल बीते वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदल चुका है। भारत को इन बदलावों का संवेदनशीलता से आकलन करना होगा। दूसरा, यदि भारत को दक्षिण एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनना है, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, विशेषकर अपने पड़ोसी और मित्र देशों के विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना होगा। और इस तरह आप की घटनाएं इन देशों के साथ हमारे रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं। और चीन जैसे देश जो लंबे समय से नेपाली युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अवसरों का उपयोग भारत की छवि को कमजोर करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि भारत अपने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और समावेशिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और साथ ही नस्ली, लैंगिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं को संस्थागत ढांचे का अभिन्न अंग बनाए, ताकि सभी छात्र भय मुक्त माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेपाल भारत का एक खास पड़ोसी देश है। देख लीजिए, ये आप देखेंगे नेपाल आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। और उड़ीसा आप देखिए ये है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कंभमपति हरिबाबू और मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 147 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। तो ये भी नेपाल भारत का एक, यह चाहे एक साझा संस्कृति की बात हो या फिर सामाजिक और धार्मिक समानता की, भाषा की या फिर लोगों के बीच आपसी संबंध की, भारत और नेपाल के बीच सामरिक ही नहीं बल्कि एक मजबूत साझा सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक ट्रेंड, शिक्षा, खुली सीमा और लोगों के बीच पारस्परिक संबंध हैं। शायद यही कारण है कि संबंधों में यदा
कदा मनमुटाव के बावजूद बातचीत का माहौल हमेशा से बना रहा है। पिछले 2 दशकों में आप देखिए नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। इसके चलते नेपाल एक संवेदनशील देश बन चुका है और इसका असर भारत नेपाल संबंधों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम इस प्रयास में हैं कि चीन और जैसी ताकत नेपाल के रास्ते भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान ना कर सके। और एक समय था जब नेपाली छात्रों और कामगारों के लिए भारत की प्रमुख गंतव्य हुआ करता था। खुली सीमा के कारण भारत आना जाना न केवल आसान बल्कि किफ़ायती भी था और भारत सरकार की छात्रवृत्तियां नेपाली विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर खोलती थी। लेकिन बीते 3 दशकों में यह स्थिति काफ़ी बदल गई है। विशेष रूप से 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन ने नेपाल की राजनीतिक सोच और विदेशी नीति को नया स्वरूप दिया है। इसके साथ नेपाल में विदेश में रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करने वाली एजेंसियों का उदय हुआ है। एक समय जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पूर्वांचल विश्वविद्यालय नेपाली छात्रों के गढ़ माने जाते थे और जिसने भारत के प्रति नेपाल में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद की। लेकिन अब वह बदल चुका है। यह बदलाव केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी दिखता है। आज अधिकांश नेपाली विकसित देशों को लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे में भारत के प्रति जनता की राय में बदलाव आया है और इसका बड़ा फायदा चीन उठा रहा है जो नेपाली छात्रों को लुभाने में लगा है। और इसके परिणाम स्वरूप भारत और नेपाल के बीच कोई भी राजनीतिक विवाद अब तुरंत इंटरनेट मीडिया पर छा जाता है। भारत के शैक्षणिक संस्थान न केवल दक्षिण एशिया अफ्रीका बल्कि विश्व भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। ये छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने देशों के उच्च पदों पर पहुंचते हैं और भारत के साथ मजबूत राजनयिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के वाहक बनते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर को भी सुदृढ़ करते हैं। लेकिन ऐसी त्रासद घटनाएं भारत की वैश्विक शैक्षणिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती है और इसके भू राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं। नेपाली छात्रों की दुखद मृत्यु एक चेतावनी है और कि भारत अपने शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा, प्रशासनिक संवेदनशीलता और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता दे। एक समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण न केवल भारतीय छात्रों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी आवश्यक है जो भारत को अपनी शिक्षा और भविष्य के निर्माण के लिए चुनते हैं। इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण सुधार अनिवार्य हैं। पहला, एक उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र जो छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुने और का समाधान करे। दूसरा, चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट का समय रहते सामना किया जा सके। केवल इसी तरह हम भारत को एक वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में मजबूत कर सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बना सकते हैं। लेखक एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ऋषि गुप्ता, इनके द्वारा लिखा गया ये। आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिएगा क्योंकि भाई आपकी राय मायने रखती है। समझ रहे हैं आप लोग। परिवर्तन, दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है और समय, तारे, ग्रह, नक्षत्र भी अपने स्थान पर निरंतर गति करते रहते हैं। इस जगत में परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। भले ही कुछ चीजें स्थायी लगती हों लेकिन ऐसा है नहीं है। निरंतरता परिवर्तन के साथ जुड़ी है। परिवर्तन से ही विकास और विकास से ही लोगों के जीवन में प्रकाश होता है। हम एक निरंतर बदलती हुई दुनिया में रहते हैं और मनुष्य का जीवन भी इसी परिवर्तन का हिस्सा है। हर नदी एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है, फिर उसमें और दूसरी नदियां मिलती जाती हैं और इस प्रकार एक स्रोत से निकली छोटी सी धारा बड़ी नदी बन जाती है और नदियां अपना रास्ता बनाती हुई आगे निकल जाती हैं और लगातार अपने अंतिम गंतव्य यानी कि महासागर की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक यही स्थिति मनुष्य के जीवन की यात्रा की है। मनुष्य भी कभी रुका नहीं है। शुरुआत से अब तक मानव ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की, आग से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर किया है। यह निरंतर परिवर्तन का सूचक है। इसलिए मनुष्य को दुख में ना ज्यादा दुखी और सुख में ना ज्यादा प्रफुल्लित होना चाहिए बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान को चाहिए कि वह संतुलन बनाकर रखे। अल्पकालीन क्षणभंगुर सुख और दुख के लिए हमें कभी विलाप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी अल्पकालिक एवं अस्थायी है। समय हर एक चीज का मूल्यांकन सही समय पर कर देता है। इसलिए मनुष्य को धैर्य, शांत, मौन एवं एकांत ये 4 गुण अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन में भी ऐसे ही तमाम उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते तो सामने परेशानियों का बड़ा पहाड़ नजर आने लगता है। इसलिए जीवन जीने का सही तरीका यही है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाए।
सही बात है या नहीं है, बताइए। जानी पहचानी सुस्ती। या निराशाजनक है कि लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की जो अनुमति दी थी उसके अनुरूप किसी भी उच्च न्यायालय ने आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सुविधा करीब 4 वर्ष पहले प्रदान की थी, लेकिन कोई प्रगति होते ना देख उसने लगभग 1 महीने पहले अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी शर्तों में छूट भी प्रदान कर दी थी। और यह आश्चर्यजनक है कि इसके बावजूद किसी उच्च न्यायालय ने अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में कोई रुचि नहीं ली। क्या इसका आशय यह है कि उच्च न्यायालयों को लाखों लंबित मामलों का निपटारा करने की कहीं कोई चिंता नहीं है? वस्तु स्थिति जो भी हो, यह ठीक नहीं है कि लोगों को समय पर न्याय देने के मामले में कहीं कोई उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में करीब 62 लाख मामले लंबित हैं। इनमें से 18 लाख मामले आपराधिक हैं। इन्हीं आपराधिक मामलों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान की थी। और उसने यह अनुमति प्रदान करते हुए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के कई कारण भी बताए थे। यह भी स्पष्ट किया था कि अगर रिक्त पद स्वीकृत संख्या के 20% से अधिक हो तो उच्च न्यायालय अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कोई नहीं जानता है कि यह नियुक्ति क्यों नहीं की गई, क्योंकि देश का शायद ही कोई उच्च न्यायालय ऐसा हो जहां न्यायाधीश के पद रिक्त ना हो। करीब 2 माह पूर्व राज्यसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में करीब 350 पद रिक्त थे। अकेले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 160 में से 70 से अधिक न्यायाधीश के पद रिक्त थे। इसी तरह आप देखें कि स्थिति अनेक उच्च न्यायालयों में भी है कि है। यह पहली बार नहीं है कि जब उच्च न्यायालय ने न्याय चक्र को गति देने में उत्साह का प्रदर्शन ना किया हो। इसके पहले यह सामने आया था कि उच्च न्यायालय पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही MP MLA अदालतों की अपेक्षित निगरानी नहीं कर रहे हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट और साथ ही केंद्र सरकार यह देखे कि उच्च न्यायालयों से जो भी कुछ अपेक्षित है वह क्यों नहीं हो रहा है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि उच्चतर न्यायपालिका में स्थायी न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में बहुत समय लगता है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कॉलेजियम व्यवस्था अनेक विसंगतियों से ग्रस्त है। बताइए, राशि का सदुपयोग करें। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 3 माह जनवरी फरवरी मार्च की राशि मिलने से महिलाएं कई काम कर सकती हैं। भले ही उन्हें योजना की राशि प्रतिमाह नहीं ना मिल पाई हो, लेकिन यह सच है कि महिलाएं एक साथ 3 माह को राशि 7500 रुपये का उपयोग और बेहतर और जरूरी काम कर सकेंगी। एक तो आप देखते हैं कि एक तो इस राशि का उपयोग कर महिलाएं अपने परिवार के साथ होली पर पूरे आनंद के साथ मना सकेंगी। दूसरी, महिलाएं इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई में भी कर सकेंगी। इस माह सभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तथा इसी माह परीक्षा का परिणाम आएगा। बच्चे प्रोन्नति पाकर दूसरी कक्षाओं में जाएंगे, जिसके लिए उन्हें नई पुस्तकें से लेकर कॉपी, बैग और अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी करनी होंगी। महिलाएं उक्त राशि का खर्च बच्चों की सामग्री के क्रम में कर सकती हैं। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि होली त्यौहार में कुछ राशि खर्च कर इनके लिए भी राशि बचा कर रखें। जिन लाभुकों का सत्यापन नहीं हो सका और जिनका आधार बैंक खाते से अभी तक नहीं जुड़ा, उन्हें भी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर शीघ्र राशि का भुगतान हो। यदि कोई महिला सही में इस योजना के लिए आवश्यक अर्हता रखती है तो उसे लाभ मिलना ही चाहिए। साथ ही आप देखते हैं कि सभी जिलों में चल रही जांच की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो। जांच के नाम पर किसी पात्र लाभुक की राशि रोकी नहीं जा सकती। ऐसा होता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। झारखंड को देख लीजिए, ये है झारखंड, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। युवाओं को कुशल बनाने की चुनौती। तो बदलते समय और तकनीक विकास के साथ उद्योगों की जरूरत भी बदल रही है, लेकिन देश की शिक्षा व्यवस्था इस बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल पाने में असमर्थ दिख रही है। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय स्नातक औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में पिछड़ रहे हैं और उनकी रोजगार क्षमता में गिरावट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्नातकों की समग्र रोजगार योग्यता दर 2023 में आप देखिए 44.3% थी, जो 2024 में घटकर 42.6% रह गई। यह गिरावट मुख्य रूप से गैर तकनीकी भूमिकाओं में देखी गई है, जबकि तकनीकी क्षेत्रों विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन शिक्षण में सुधार हुआ है, जहां 46% स्नातक अब योग्य माने जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब देखिए पुरुष स्नातकों की रोजगार योग्यता दर 43.4% रही है, जबकि महिलाओं की 41.7% दर की
की गई है। यह अंतर संकेत करता है कि महिलाओं को अभी भी समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कैरियर के अवसरों तक सीमित पहुंच, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं तथा तकनीकी कौशल सीखने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। महिलाओं को समान अवसर और प्रशिक्षण दिया जाए तो वे पुरुषों के समान या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा नीति में ऐसे बदलाव किए जाएं जो महिलाओं को सशक्त बनाए और उन्हें तकनीकी एवं व्यवसाय कौशल में आगे बढ़ने के अधिक अवसर दें। शिक्षा प्रणाली की संरचना के आधार पर भी रोजगार योग्यता में महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई गई। उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों के स्नातकों की रोजगार योग्यता दर 48.4% दर्ज की गई, और जबकि मध्यम उच्च स्तरीय संस्थानों के लिए यह 46.1% और निम्न स्तरीय शिक्षा संस्थाओं के लिए 43.4% रही है। इसका अर्थ है कि शीर्ष शिक्षा संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों को बेहतर रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कौशल से लैस होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार कार्यस्थलों में केवल तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं है। आप देखेंगे कि कंपनियां अब ऐसे स्नातकों को प्राथमिकता दे रही हैं जिनमें संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण भी मौजूद हैं। भारतीय स्नातकों में इन क्षमताओं की कमी देखी गई है, जिससे वे उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाते हैं। चूंकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और सीमित पहुंच, प्रशिक्षणों की कमी और तकनीकी शिक्षा की बढ़ती लागत जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, ऐसे में यदि उद्योगों और शिक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाए तो इससे स्नातकों की दक्षता में सुधार संभव होगा। देखिए, सुझाव बताए जा रहे हैं, यही तो आपको लिखना है जब सुझाव के रूप में ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर दिया करिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये अमेरिका नीतियों में बदलाव का असर। आजकल अमेरिका का जहाँ देखिए वहाँ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से कई प्रकार की नीतिगत बदलाव होते दिख रहे हैं। इसी क्रम में आप देखिए, पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के लिए धन कटौती के निर्णय अमेरिका पहले रणनीति के तहत उचित ठहराया गया। सरकार ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संगठनों के प्रबंधन पर सवाल उठाए और USAID के विदेशी सहायता खर्च पर संदेह व्यक्त किया। और इस बीच ट्रंप प्रशासन ने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर महत्वपूर्ण टैरिफ लागू करके व्यापार तनाव को भी बढ़ा दिया। इस वर्ष के आरंभ में अनुचित व्यापार प्रथाओं का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से होने वाले सभी प्रकार के आयात पर 10% टैरिफ लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसे बाद में 20% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लगाए गए। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और वैश्विक आप देखते हैं कि इसमें वैश्विक दुष्प्रभाव, इन उपायों का आर्थिक प्रभाव गंभीर रहा है। वित्तीय शोधात्मक टैरिफ ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया, उत्पादन लागत बढ़ाई और विशेष रूप से विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में रोजगार के नुकसान का कारण बना। अमेरिकी बजट कार्यालय ने अनुमान लगाया कि व्यापार युद्ध से ने औसत अमेरिकी परिवार को उच्च उपभोक्ता कीमत के कारण प्रतिवर्ष अतिरिक्त $1277 खर्च करने पड़े। एल्यूमिनियम उद्योग में 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 परोक्ष नौकरियों के नुकसान की आशंका है। वित्तीय बाजारों में ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अब वो टैरिफ लगाएंगे तो वहाँ के लोगों के लिए वो जो वस्तुएं आ रही होंगी वो महंगी होंगी, नॉर्मल सी बात है। यूक्रेन में अमेरिका की स्थिति एक अन्य विवादास्पद मुद्दा रहा है, जहां ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य समर्थन के दीर्घकालिक लाभों पर सवाल उठाए, जबकि अमेरिका ने 2022 में यूक्रेन को $44 अरब की सैन्य सहायता प्रदान की थी। नए प्रशासन ने यूरोपीय मित्रों पर वित्तीय बोझ अधिक डालने का प्रयास किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस के साथ शांति वार्ता में प्रतिबद्धता से असंतोष व्यक्त करते हुए यूक्रेन को सभी अमेरिकी सैन्य सहायता पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में नाटो और संयुक्त राष्ट्र में से धन कटौती या निकासी की अटकलें बढ़ रही हैं। अमेरिका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट का 16% और नाटो के प्रत्यक्ष विदेश वित्त पोषण का 22% से अधिक योगदान देता है। इन योगदानों में कमी दोनों संगठनों की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अमेरिका द्वारा नाटो और संयुक्त राष्ट्र से धन कटौती के संभावित परिणाम गंभीर और बहुआयामी हो सकते हैं। भारत पर दुष्प्रभाव, तो अमेरिका की बदलती नीतियों का भारत पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। चीन और अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ से भारत के लिए चाइना +1 रणनीति के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा अवसर मिला है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भारत विनिर्माण हब के रूप में उभर रहा है।
भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल अमेरिका पहले नीति के समानांतर चल रही है और जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझ का एक नया आधार तैयार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती क्षमताएं अमेरिका को अपने हितों की रक्षा के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। वैश्विक संस्थाओं में अमेरिका की कम कम होती भूमिका से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा मजबूत हो रहा है, जबकि G20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में भारत की भूमिका और महत्व बढ़ रहा है। देखिए, एक आपको यूएनएससी के बारे में बताऊं, और इस तरह के देखिए जो भी संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 मेंबर है, 5 स्थायी मेंबर हैं, 10 अस्थायी मेंबर हैं। तो स्थायी में चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसमें आप देखिए 21 मेंबर अब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन देखने को मिलेगा। ये सब छोटे छोटे संगठन हैं, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अब ब्रिक्स की बात भी हो रही है तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। ब्रिक्स के बारे में 2009 में आप देखते हैं कि इसमें मानी जाती है इसकी स्थापना, समझ रहे हैं आप लोग, 26 जून 2009 में। अब 10 मेंबर हो गए इसमें, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया। और एससीओ की अगर हम बात करें, किसकी, एससीओ की, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसमें आप देखिए बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखने को मिलेंगे एससीओ में। ठीक है, तो ये भी याद रखा करिएगा आप लोग। वैसे अमेरिकी प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों से भारतीय आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स व ऑटोमोबाइल निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। H1B वीजा पर कड़े नियम भारतीय आईटी कंपनियों पर प्रवासी श्रमिकों को प्रभावित कर सकते हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को अपना विदेशी और व्यापार नीति को पुनर्परिभाषित करना चाहिए। भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए रूस, यूरोपीय संघ, जापान, अन्य एशियाई देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को विविधता देनी चाहिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को और मजबूत करके भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। डिजिटल इकोनॉमी, हरित ऊर्जा व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में निवेश से भारतीय वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। दक्षिण एशिया व हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत करके भारत क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि में योगदान दे सकता है। भारत के लिए अवसर, अमेरिका की वर्तमान नीतियों से वैश्विक परिदृश्य में जो बदलाव आ रहे हैं उनमें भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों निहित हैं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और बढ़ती आर्थिक शक्ति के आधार पर वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। और अमेरिका पहले दृष्टिकोण ने वैश्विक नेतृत्व में जो रिक्तता पैदा की है उसे भरने के लिए भारत अपनी सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित विश्व बंधुत्व की अवधारणा के साथ आगे बढ़ सकता है। भारत की प्राचीन दार्शनिक विरासत वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत वैश्विक शांति, सहयोग और समृद्धि के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारत के पास इस परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का अवसर है। एक ऐसी पहचान जो न तो अमेरिका के अधिकार के युग की पुनरावृत्ति और न ही नव शीत युद्ध की ओर अग्रसर है, बल्कि एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण है जिसमें समानता, न्याय और आपसी सम्मान के सिद्धांत सर्वोपरि हैं। कितनी टिकाऊ होगी ट्रंप और पुतिन की मित्रता? विश्व में अब दो परस्पर विरोधी ध्रुवों पर खड़े रहे अमेरिका और रूस डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही एक मैत्री दूरी बनाते दिख रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ट्रंप द्वारा बनाए गए आश्चर्यजनक रोक से तो यही प्रतीत हुई है कि इस विकर्ण में अभी तक रूस को आक्रमणकारी मानकर यूक्रेन को जबरदस्त सामरिक सहायता देने वाले अमेरिका के सुर बदल गए हैं और उनके संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन संबंधी रूस की ही भाषा वाला प्रस्ताव पारित करा लिया है। वह इस युद्ध के लिए यूक्रेन को ही दोषी मानने लगे हैं और ब्लैकमेल कर रहा है। अलबत्ता उससे चिर सहयोगी ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोपीय देश इस समय उसका साथ छोड़ चुके हैं तथा उत्तर अटलांटिक सामरिक संधि नाटो में भी स्पष्ट दरार आ गई है। फ्रांस तो मुखर भी है और हुआ है और रूस को कड़ा संदेश देने के लिए जर्मनी में परमाणु शक्ति संपन्न राफेल तैनात करने जा रहा है। अब यह देखना है कि क्या ट्रंप पुतिन मैत्री टिकाऊ होगी। उत्तर है शायद नहीं।
वस्तुतः अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भावावेश सनक या रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा ट्रंप पर किए गए उपकार के बदले भले ही यह नीति अपना रहे हो, किंतु वह जनता इसे अनुमोदित नहीं करेगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को दी गई सहायता में ट्रंप की पार्टी के सांसद भी समर्थन करते रहे। देर सवेर वहां की जनता इस बिंदु पर अवश्य आंदोलित होगी। ब्रिटेन व पश्चिम यूरोप की दोस्ती छोड़ना और नाटो से अलग होकर कम शक्तिशाली बन जाना ट्रंप भी पसंद नहीं करेंगे। अभी तो इजराइल भी अमेरिका के साथ रूस के समर्थन में उतर चुका है, किंतु क्या ईरान और फलस्तीन तथा अन्य मुस्लिम लावी से उसकी शत्रुता खत्म हो जाएगी? नहीं, यह असंभव है। तब अमेरिका अपने शत्रु ईरान की तरफ तो नहीं खड़ा होगा। रूस ईरान मैत्री समाप्त होना आसान नहीं है। ऐसे में आप देखते हैं कि कौन किस तरह जाएगा। चीन से रूस के संबंध घनिष्ठतम और आप देखते हैं कि क्या है, चिरकालीन है और चीन प्रसारवादी है और ताइवान हड़पने की फिराक में है। यदि वह ऐसी कोशिश करेगा तो क्या अमेरिका पुरुषार्थहीनता का परिचय देकर यह होने देगा? यह नहीं तो क्या रूस चीन को छोड़कर अमेरिका के पाले में खड़ा होगा? यह भी संभव नहीं है कि उत्तर कोरिया अमेरिका परस्पर शत्रु हैं। चीन और रूस उत्तर कोरिया के मित्र हैं। उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाएगा और जापान दक्षिण कोरिया को आंख दिखाएगा। तो क्या ट्रंप टुकुर टुकुर देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। रूस भारत का चिर मित्र है और भारत भी गाढ़े समय में रूस का साथ देता रहा है। और ट्रंप मोदी से चिढ़े हैं। वह अपने शपथ ग्रहण समारोह से लेकर आप्रवासियों की वापसी तक भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और रूस को यह पसंद नहीं आएगा। मतभेद होंगे। तमाम वैश्विक मुद्दों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप पुतिन मैत्री चिरस्थायी नहीं होगी। और फिर भी सावधानी के तौर पर ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप को एक अलग सामरिक एवं व्यापारिक दूरी बना लेना चाहिए। और इसमें यदि भारत भी शामिल हो जाए तो यह एक तृतीय बड़ी शक्ति उभरेगी जो दुनिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने, शांति कायम रखने में सहायक होगी। बाकी देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। ये महिला स्वावलंबन की राह है। अभी आपने देखा है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं बताइए? भारत में प्राचीन काल से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन और आज़ादी के बाद संवैधानिक लोकतंत्र में महिला सहभाग का संदर्भ भरा पूरा है। खासतौर पर बीते कुछ दशकों में जब देश की राजनीति और विकास को लेकर समावेशी समझ का जोर बढ़ा हुआ तो महिलाएं सशक्तिकरण की बात नए सिरे से शुरू हुई है। मौजूदा दौर में केंद्र की योजनाओं की बात छोड़ भी दें तो राज्यों में महिलाओं स्वावलंबन को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। राजनीतिक व्याख्याकार भी यह मान रहे हैं कि अब देश का चुनावी राजनीति का सामाजिक आधार बदल गया है। आज महिलाएं इस आधार पर बड़ा रकबा घेरती हैं। यह एक ऐसी गुलामी क्रांति है जिसमें देश के कई ऐसे प्रदेश आज बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जो विकास के पिछले पैमाने पर कमतर आंके जाते हैं। देश में बीमारू राज्य की अवधारणा इसी कमतरी का नतीजा रहा। बीमारू राज्य से जुड़े पूरे संदर्भ का आगाज पिछली सदी के 9वें दशक से शुरू होता है। इस दौरान ही जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी और बोस ने इस रिपोर्ट में देश के 4 बड़े राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बताया था। परंतु बीते दशकों में लगातार स्थितियां बदल रही हैं। इस दौरान विकास को लेकर न केवल राज्यों का नया चरित्र उभरा बल्कि यह भी देखने में आया कि राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्थायित्व के लिए विकासवादी लीग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे है कि बीमारू ठहराए जाने वाले राज्य विकास के विभिन्न मोर्चों पर अपने मॉडल के साथ चर्चा में है। विकास की दृष्टि से इस बदलाव को मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में देखें तो इस वर्ष देश में अब केवल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अगर इस चुनाव को हम दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव की सीध में देखें तो राज्यों के बदलते अर्थ चरित्र को समझ सकते हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जिससे देश की संघवादी राजनीति का पूरा चरित्र ही बदल गया है। आज जाति अस्मिता की राजनीति का उत्तर सर्ग विकासवादी तर्कों पर कसा जा रहा है। और बात अकेले बिहार की करें तो यह उन राज्यों में शामिल है जिसके विकास की संभावनाओं पर लंबे समय तक नकारात्मक तरीके से विचार किया गया है। परंतु आज सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आज से कम 2 दशक पूर्व तक था। जिस गुलामी क्रांति की बात हमने पहले की है, बिहार आज उस क्रांति और बदलाव का एक नया चेहरा है। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की हैं और जिनमें कन्या विवाह मंडप निर्माण, महिला हॉट, जिन ऑन व्हील और पिंक टॉयलेट, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, पिंक बस और महिलाओं को ट्रेनिंग देना शामिल है। इस तरह की पहल का महत्व तब ज़्यादा समझ में आता है जब हम जेंडर या पिंक बजट की बात करते हैं। बिहार सरकार के तकरीबन 3,17,000 करोड़ के बजट को अगर पिंक बजट के फ्रेमवर्क के साथ समझा जाए तो यह राज्य में महिलाओं की जिंदगी में बड़े बदलाव को रेखांकित करता है। लैंगिक समानता,
अगर आप देखेंगे कि यह बात कही जा रही है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के ड्राइवर, कंडक्टर, डिपो, मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी, तो यह महिला सशक्तिकरण के लिहाज से वाकई बड़ा फैसला है। जो लोग बिहार के जिलों, यहाँ की विषम भूगोल और परिवहन सेवाओं को लेकर जमीनी समझ रखते हैं, वे समझ पाएंगे कि इससे प्रदेश की महिलाओं को महज महज रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि लैंगिक समानता का एक नया दौर भी शुरू होगा। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण सबसे पहले देने वाले राज्यों में यह नई पहल उस सिलसिले की एक नई कड़ी है, जिसमें बालिका शिक्षा और जीविका योजना जैसी पहले पहले से बदलाव के नए सुलेख साबित हुए हैं। बात विकास और चुनाव को लेकर एक साथ करें तो इस लिहाज से भी कई बातें देखने और समझने की हैं, और इस नई चर्चा और समझ के केंद्र में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। राजनीतिक पंडित भी अभी कहने लगे हैं कि बिहार में राजनीति को विकास के जिलावार खाके के साथ नीतीश ने नई जमीन तैयार की है। एक महिला वर्ग में आप देखिए दारू बंद करने की नीतीश कुमार का है ना प्रभाव, वह बदलाव की से संस्कृति पर तक पहुंचने हुए किसी के भी जहन में बिहार और यहाँ के लोगों के को लेकर बनाई और बिगाड़ी जा रही छवि और उससे जुड़े घटनाक्रम उमड़ने घुमड़ने लगे। लिहाजा बेहतर होगा कि जातीय अस्मिता के खूंटे से बंधकर देश को की राजनीति और विकास को लेकर नैरेटिव चलाने वाले बौद्धिक अपने पूर्वाग्रहों से आगे निकलें, क्योंकि तभी विकसित भारत के निर्माण में राज्यों के योगदान और उनके विकास मॉडल की अहमियत को समझ सकेंगे। ये आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको, देख रहे हैं। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किससे, नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।